ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव सेन था। ध्रुव सेन ने कहा, लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं। तुम काफी भाग्यशाली हो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव सेन वही था जिसने पिछली बार दक्ष की हत्या करने की कोशिश की थी। ये दीपंकर सेन का सबसे बड़ा बेटा था। इधर दक्ष ने ध्रुव सेन पर एक तीखी नज़र डाली और फिर वह मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। ध्रुव सेन अभी केवल साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, जबकि दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हैवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह किसी भी तरह से ध्रुव सेन से कमतर नहीं था। दक्ष को केवल 1 या 2 और मार्शल आर्ट कौशल सीखने की आवश्यकता थी। इसके बाद वह निश्चित रूप से ध्रुव सेन को हराने में सक्षम हो सकता है। आंध्र दक्ष ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर दक्ष ने ध्रुव सेन को सीधे नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत जिंग इमारत की तरफ चला गया। वह पहले अपने कौशल और ताकत में सुधार करना चाहता था और फिर ध्रुव सेन से बदला लेना चाहता था। ये देखकर कि दक्ष ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, ध्रुव सेन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार निश्चित रूप से मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शव को तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद ध्रुव सेन ने दक्ष की ओर नफरत भरी दृष्टि से देखा। जब शौर्य जिंग इमारत के पास पहुंचा, तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी आलस्य से बैठकर आकाश की ओर देख रहा था। उस बूढ़े आदमी के पास जाकर दक्ष ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम वरिष्ठ। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एकमात्र व्यक्ति था जो इस जिंग इमारत की रक्षा करता था। जिंग इमारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उतना महत्वपूर्ण था। जब दक्ष ने उस बूढ़े को देखा तो उसे अपने पिछले जीवन में देखी गई एक मूवी की याद आ गई। उसने उस मूवी का वह सीन याद किया जिसमें एक बूढ़ा शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर एक नौकर की तरह फर्श साफ कर रहा था। दूसरी तरफ जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की आवाज़ सुनी, तब उस बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने दक्ष की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। दक्ष को अपना अभिवादन करता देखकर वह बूढ़ा आदमी काफी आश्चर्यचकित हो गया। कुछ समय बाद उसने अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वह बहुत आश्चर्यचकित था। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर। तुम केवल पहली मंजिल पर ही जा सकते हो और वहां मौजूद कौशल को चुन सकते हैं। तुम अधिकतम 2 कौशलों का ही चयन कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ। जिंग इमारत को 3 मंजिलों विभाजित किया गया था। निचले स्तर के शिष्यों के पास केवल पहली मंजिल पर ही जाने का अधिकार था, जबकि उनसे बाद वाले शिष्यों को दूसरी मंजिल पर तथा विशेष शिष्यों को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त था। पहली मंजिल पर उपलब्ध सभी मार्शल आर्ट कौशल साधारण स्तर के थे, हालांकि संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार उन कौशलों और तरीकों को खोजना संभव था जो किसी के स्वयं के लिए सबसे उपयुक्त थे। ये सभी कौशल 4 पर्वतीय संप्रदाय के बुनियादी कौशल और तरीके थे। ये सभी सेन परिवार में पाए जाने वाले किसी भी कौशल से कहीं अधिक बेहतर थे। इस समय दक्ष को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह थी एक मार्शल आर्ट कौशल। इसलिए उसने मार्शल आर्ट कौशल की पुस्तकों की तलाश में एक बुक शेल्फ की ओर कदम बढ़ा दिया। वहां पहुंचकर दक्ष अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट कौशल की तलाश करने लगा। दक्ष ने एक पुस्तक देखी और कहा, 7 घातक मुट्ठी तकनीक। एक मुक्के से 7 घातक हमले का ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मुट्ठी मार्शल भावना है। ये कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक से अपनी नज़र हटा ली और दूसरे पुस्तक की ओर चला गया। उसने एक दूसरे पुस्तक की ओर देखते हुए कहा, तूफान ब्लेड। हवा को ही एक हथियार में बदल देना और कई पवन ब्लड लॉन्च करना। ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास वायु की भावना है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और एक और पुस्तक के पास चला गया और उस पुस्तक को देखकर उसने कहा, उग्र मुट्ठी साधारण स्तर का शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल। ये कौशल जानवरों की आत्माओं के लिए उपयुक्त कुशल है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उन सभी किताबों को बस एक नज़र से देखा और फिर उनसे अपनी नज़रें हटा ली। दक्ष के पास लिटिल ब्लैक स्पिरिट थी जो कि उसे हर कौशल को समझने में सक्षम बनाती थी। दक्ष की समझने की क्षमता बहुत मजबूत थी। जब किसी कौशल को सीखने की बात आती थी तो वह उसे आसानी से सीख सकता था। ये लिटिल ब्लैक स्पिरिट का एक फ़ायदा था।
हालांकि उसे अभी तक वह कौशल नहीं मिला जो वह चाहता था। जल्द ही दक्ष को एक किताब मिली, ठंडी हवा वाली तलवार, तेज और कुशल। इस कौशल का उपयोग प्राकृतिक अनुग्रह और सुंदरता के साथ किया जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की भावना है। उद्धरण चिन्ह। उस पुस्तक के बारे में ये पढ़ते ही दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और वह अचानक उस किताब में दिलचस्पी लेने लगा। दक्ष हमेशा से तलवार लेकर देश के कोने कोने में घूमकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना और बुरे इरादों वाले लोगों का खून बहाना चाहता था। उस किताब को कुछ देर देखने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिला दिया। दक्ष ने कहा, यह वह कौशल नहीं है जिसे मैं चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने उस किताब को दोबारा रख दिया। इसके बाद दक्ष दोबारा पुस्तकों की तलाश करने लगा। दक्ष को एक और पुस्तक मिली, तलवार निकालना तलवार कौशल। तलवार निकालना एक आवश्यक कौशल है जो बिजली की गति से हत्या करता है, एक तेज गति से एक बार में हत्या करता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की भावना है। उद्धरण चिन्ह। उस पुस्तक को देखकर दक्ष रुक गया। उसे ऐसा लगा कि उस तलवार कौशल का उपयोग अन्य तलवारों से अलग था। तलवार चलाने वालों को जो चीज़ सबसे कम पसंद है वह है म्यान से तलवार निकालने का समय, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जिसके दौरान एक निश्चित मात्रा में समय नष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसे समय में देरी हो जाती है जब हमला किया जा सकता है। फिर भी तलवार निकलना लोगों को मारने के लिए बनाया गया एक कुशल कौशल था। तलवार निकालने का एकमात्र उद्देश्य हत्या करना था। उस कौशल का सबसे शक्तिशाली समय तलवार निकलना और एक ही चाल से वार करना था। यदि आप एक बार भी चूक गए तो आप केवल अपने आप को हारा हुआ मान सकते थे। इसके अलावा तलवार निकलना अन्य सभी तलवार कौशलों के समान नहीं था। इसका केवल एक ही स्तर था और एक ही गति थी। तलवार निकलना, लोगों को मारना, यही उसका उद्देश्य था। एक तेज प्रतिक्रिया और तलवार आपके दुश्मनों के खून से रंगी होगी। वह पुस्तक दक्ष को पसंद आ गई। दक्ष ने कहा, मैं इसे चुनता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक को ले लिया और फिर एक बॉडी मूवमेंट तकनीक चुनने के लिए दूसरी किताब ढूंढने लगा। आखिरकार उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह हर समय एक ही बार में हत्या करने में सक्षम हो। यदि वह एक बार में हत्या करने में सक्षम नहीं हुआ तब वह सिर्फ तेजी से वहां से भाग सकता था। दीवार पर छलांग लगाना, दीवारों पर उछलना भी कुछ ऐसा था जो उपयोगी हो सकता था। इसके बाद दक्ष ने जल्द ही मूनलाइट फेदर नामक एक पुस्तक चुनी जो एक बॉडी मूवमेंट तकनीकी थी। जो कोई भी इस मूनलाइट फेदर नामक कौशल में महारत हासिल कर सकता है वह इतना शक्तिशाली बन सकता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। दूसरे किसी को भी आपकी परछाई और अपनी मौत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। दोनों पुस्तकों को लेने के बाद दक्ष उन्हें उसे बूढ़े व्यक्ति के पास ले गया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष के हाथों से वो 2 पुस्तकें ली तब उसने कहा, तलवार निकालना। इसके बाद उस बूढ़े ने कहा, बच्चे, तलवार निकलना। ये पहली बार है कि इसे किसी ने लिया है। फिर भी तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि यदि किसी ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है और तुमने अभी भी अपनी तलवार नहीं निकली है, तो अगर तुम्हारी गति तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी की तुलना में धीमी है तो परिणाम स्पष्ट है कि तुम हार जाओगे और संभवतः तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी कह सकता है कि यह कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तर की उपलब्धि और मन की आवश्यकता है। तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से तेज होना होगा, तभी तुम उसे एक ही झटके में मार पाओगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ, मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा आदमी दक्ष को उसकी कमजोरी से अवगत कराकर उसके प्रति अपनी दयालुता दिखा रहा था। दक्ष इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हो तो यह अच्छी बात है। यदि तुम एक ही बार में सफलतापूर्वक नहीं मार सकते तो मूनलाइट फेदर भगाने के लिए उत्कृष्ट बॉडी मूवमेंट तकनीक है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया और फिर उसने दक्ष के द्वारा ली गई पुस्तकों को जांचना शुरू कर दिया और फिर उसने दक्ष से कहा, तुम्हें इन दोनों पुस्तकों को 1 महीने के भीतर जिंग इमारत में वापस करना होगा। 1 महीने से अधिक समय के लिए अगर यह पुस्तक उधार ली गई तो 4 पर्वतीय संप्रदाय के अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण पर इसका असर पड़ सकता था, क्योंकि वह इन पुस्तकों को नहीं ले पाएंगे।
उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने वह दोनों किताबें अपने हाथों में ली और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से एक लचीली तलवार निकलते हुए कहा, तुम इस तलवार को अपने बेल्ट के रूप में उपयोग कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत नर्म है। ये तलवार वैसे भी यहाँ किसी काम की नहीं है। तुम इसे ले सकते हो और इससे मजे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद इससे पहले कि दक्ष उसे धन्यवाद कह सके, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जाओ और अभ्यास करना शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष अपना सिर खुजाया और थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने अपने हाथों में लचीली तलवार को लिया और करीब से देखने लगा। दक्ष ने कहा, तलवार निकालने के साथ साथ तलवार को बेल्ट की तरह पहनने से आप किसी पर भी अचानक हमला कर सकते हैं और उसे एक ही झटके में मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वह उस बूढ़े की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर चला गया। दक्ष को जाता हुआ देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बहुत समय हो गया है जब से मैंने ऐसे दिलचस्प युवा व्यक्ति को देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया और आसमान की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह सोच में खो गया हो।